जीवन की जटिल घटनाओं या फिर व्यापार में अचानक मिलने वाली सफलताओं के बारे में सोचने पर कई बार एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जो बिना किसी स्पष्ट कारण के शुरू हो जाता है ना। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे इन सब के पीछे कोई छिपा हुआ कोड काम कर रहा हो, एक विस्तृत ब्लूप्रिंट जो ये समझने का नजरिया देता है कि इंसान का व्यवहार और उसके फैसले एक खास दिशा में ही क्यों आगे बढ़ते हैं। और आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी ब्लूप्रिंट की तह तक जाने वाले हैं। सही कहा। आज हमारे सामने जो शोध सामग्री और विस्तृत नोट्स हैं वे डिस्पोजिटर थ्योरी, ग्रहों के कारकत्स, ग्रह युद्ध और गोचर के प्राचीन नियमों का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नियम किसी पुरानी किताब तक सीमित नहीं है। ये आज के आधुनिक जीवन और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट दुनिया पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हाँ, क्योंकि अक्सर इन विषयों को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इन दस्तावेजों का उद्देश्य कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है। सामग्री को बारीकी से पढ़ने पर यह साफ दिखता है कि ये एक बेहद तार्किक, एक बहुत ही लॉजिकल ढांचा पेश करती है। मतलब ये उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट है जो भारी भरकम शब्दावली में उलझे बिना चीजों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान और जीवन के चक्रों को ग्रहों के लेंस से देखने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नजरिया है। और यही नजरिया इस पूरे अध्ययन को इतना आकर्षक बनाता है। तो चलिए सीधे डिस्पोजिटर थ्योरी से शुरू करते हैं। हाँ, डिस्पोजिटर थ्योरी जो इंसान के जीवन के नियंत्रण को समझाती है। इन दस्तावेजों में डिस्पोजिटर के कंसेप्ट को एक मकान मालिक और किराएदार की एनालॉजी से समझाया गया है, जो सच में बहुत ही शानदार है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति मेष राशि में बैठा है। अब चूंकि मेष का स्वामी मंगल है, तो स्वाभाविक रूप से मंगल उस बृहस्पति का मकान मालिक या कहें तो डिस्पोजिटर हो गया। और किरायादार का पूरा वजूद इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका मकान मालिक कैसा है। ठीक यही बात मुझे सबसे ज्यादा रोचक लगी। मकान मालिक की स्थिति पूरे खेल को कैसे पलट कर रख देती है। अब देखिए, अगर मकान मालिक खुद एक मजबूत स्थिति में है तो किराएदार सुरक्षित महसूस करेगा। नोट स्पष्ट करते हैं कि अगर यही मंगल मकर राशि में हो, जहां वो उच्च का होता है, तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली डिस्पोजिटर बन जाता है। एकदम सही। और उसके घर में बैठा ग्रह भी उसी अनुपात में अच्छे परिणाम देगा। लेकिन अगर कहानी को पलट दें, मतलब अगर इस मंगल को कर्क राशि में रख दें जहां वो नीच का होता है, हाँ, और मान लीजिए उसके साथ कोई अशुभ ग्रह भी मौजूद है, तो यह एक निष्क्रिय और पीड़ित मकान मालिक की स्थिति बन जाती है। दुर्घटनाओं या गंभीर समस्याओं के रूप में सामने आती है। बिल्कुल। किराएदार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर घर की नींव ही कमजोर है तो इमारत कभी भी गिर सकती है। ये इंसान के मनोविज्ञान पर भी तो गहरा असर डालता होगा ना। हाँ, और इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने के लिए सामग्री में शुभ और अशुभ ग्रहों के मिलन का एक बहुत ही गहरा उदाहरण है। वो मेष राशि में चंद्रमा और शनि के एक साथ होने वाला उदाहरण। जी, जब मेष राशि में चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं तो पहली नजर में लग सकता है कि शनि वहां कमजोर है। लेकिन नोट स्पष्ट करते हैं कि चंद्रमा के साथ होने पर शनि का नीच भंग हो जाता है, उसकी कमजोरी रद्द हो जाती है। और यही गति और मनोविज्ञान का वो अद्भुत अंतर संबंध देखने को मिलता है। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलता है और शनि की गति अत्यंत धीमी होती है। ये हिस्सा सच में सोचने पर मजबूर करता है। बहुत जल्दबाजी है। तो इसका मतलब है कि वो अपने भीतर की चंद्रमा से प्रेरित हो रहा है। सही कहा। ऐसा व्यक्ति अक्सर बहुत अशांत और एकाग्रता की कमी से जूझता वो पाया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर अगर वो व्यक्ति अपने हर काम को धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से करता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि शनि की ऊर्जा उस पर हावी है। ऐसे में वो व्यक्ति अत्यधिक जिम्मेदार बन जाता है, एक तरह से वर्कहोलिक। तो ये सिर्फ ये नहीं दर्शाता कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, बल्कि यह दर्शाता है कि इंसान किस ऊर्जा को अपने जीवन में लागू कर रहा है। और इसी ऊर्जा का सही उपयोग ही सफलता और विफलता के बीच का अंतर तय करता है। अब अगर काम करने के तरीके और सफलता की बात हो ही रही है, तो चलिए उस विषय पर आते हैं जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। आप उस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाले हिस्से की बात कर रही हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में ग्रहों को एक आधुनिक व्यापारिक दुनिया या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को पढ़ने जैसा है। ये रूपक चीजों को इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि व्यापार की आधी समस्याएं तो इसी ढांचे को समझने से सुलझ सकती हैं। हर ग्रह का अपना एक अलग विभाग है, अपना एक कारकत्व है।
इस कॉर्पोरेट पदानुक्रम में सूर्य को कैसे देखा गया है? सूर्य को मुख्य प्रशासक, हेड या सरकारी अथॉरिटी के रूप में देखा गया है। वो पूरे सिस्टम का बॉस है। और शनि, क्योंकि शनि व्यवसाय और पेशे का मुख्य कारक है। शनि को सूर्य का अधीनस्थ या कर्मचारी माना गया है। वो मेहनत करने वाला वर्ग है। और बाकी का मैनेजमेंट भी बहुत बारीकी से परिभाषित है। जैसे मंगल, वो सुरक्षा अधिकारी या सुपरवाइजर है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ नियम से और सही तरीके से हो। बुध का काम कंपनी के अकाउंट्स और प्रोजेक्ट मेंटेनेंस को संभालना है। और बृहस्पति उस बिजनेस में सुधार, विस्तार और इन्वेस्टमेंट लाने का काम करता है। लेकिन नोट्स में जो सबसे दिलचस्प जुगलबंदी बताई गई है वो बिल्कुल। बुध और शुक्र की है। बिल्कुल शुक्र को वेंचर कैपिटल माना गया है। बिल्कुल। और जब अकाउंट्स यानी बुध का मिलन वेंचर कैपिटल यानी शुक्र से होता है तो सामग्री से एक बैंक द्वारा बिजनेस लोन स्वीकृत किए जाने के समान मानती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है इसे समझने का। क्या निचले स्तर के कर्मचारियों की भी कोई भूमिका है इसमें? हाँ, राहु और केतु को शनि के अधीन काम करने वाले सेवक या वॉचमैन का दर्जा दिया गया है। लेकिन इनकी भूमिका तो बहुत चुनौतीपूर्ण होती है ना? बहुत ज्यादा। राहु व्यापार में अचानक बाधाएं खड़ी करता है, जबकि केतु सीधे तौर पर कोई बड़ा संकट पैदा कर देता है, क्राइसिस ले आता है। तो जब भी किसी कंपनी के उतार चढ़ाव का विश्लेषण किया जाता है तो असल में इन्हीं भूमिकाओं का टकराव देखा जाता है। बिल्कुल। और इस पूरे कॉर्पोरेट ढांचे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, शनि की चंद्रमा पर पड़ने वाली 7वीं दृष्टि। ओह हाँ, हमने पहले बात की थी कि चंद्रमा मन है और शनि व्यवसाय है। जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो व्यक्ति का पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही बारीक बात कहता है। ये 7वीं दृष्टि व्यवसाय के बारे में सोचने और उसे असल दुनिया में लागू करने के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दर्शाती है। एक बहुत बड़ा गैप। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर या प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा इंसाइट है। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज होते हैं। वे योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है तो वे पीछे रह जाते हैं। और ये कोई सामान्य आलस्य नहीं है। ये विचारों की प्रचुरता और काम करने की क्षमता के बीच का गैप है जो इस 7वीं दृष्टि के कारण उत्पन्न होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक अवरोध है। ये समझ में आने के बाद तो इंसानी व्यवहार को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब अगर हम इस कॉर्पोरेट ढांचे के अधिकारियों को आपस में भिड़ा दें तो क्या होगा? तब जो स्थिति बनेगी उसे हमारे नोट्स में ग्रह युद्ध कहा गया है। ग्रह युद्ध, ये शब्द सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही वास्तविक होता होगा। बहुत वास्तविक और कभी-कभी विनाशकारी भी। जब आसमान में गोचर करता हुआ कोई शत्रु ग्रह जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के ठीक ऊपर से गुजरता है तो ये टकराव की स्थिति बनती है। और ये इंसान को ऐसी उलझनों में डाल देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हाँ, समस्याएं इतनी तीव्र हो सकती हैं कि व्यक्ति हताशा में चरम कदम उठाने तक पहुंच सकता है। इस गोचर को समझने के लिए सामग्री में जो मेहमान और मेजबान की एनालॉजी दी गई है वो इसे बहुत ही सरल बना देती है। वो एनालॉजी सच में कमाल की है। अगर आप श्रुत के उन उदाहरणों को देखें। हाँ, जैसे जब कोई ग्रह किसी खाली राशि से गोचर करता है तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मेहमान अपने मेजबान के बंद घर को बस बाहर से देखकर चला जाए। न कोई बातचीत, न कोई प्रभाव। और यदि वो गोचर किसी मित्र ग्रह के घर में हो रहा है तो परिणाम बेहद सकारात्मक होते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे उस मेहमान को मेजबान के घर में कोई अपना बहुत करीबी मिल गया हो, एक सहजता का माहौल। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब गोचर किसी शत्रु के घर में होता है। ये उस स्थिति के समान है जहां मेहमान को ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़े जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तनाव और टकराव तय है। और यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या इस तनाव से बचने का कोई रास्ता नहीं है? यहीं पर नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पेश करते हैं, दशाओं की ढाल। जी, सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर व्यक्ति की वर्तमान महादशा या अंतर्दशा अनुकूल चल रही है तो वो इन प्रतिकूल गोचरों के घातक प्रभावों को सहने की एक मजबूत ताकत दे देती है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। यही इस पूरे ढांचे का संतुलन है। इसके साथ ही गोचर का एक और रणनीतिक नियम है ग्रहों का क्रम, जो डिग्री के अनुसार काम करता है, राइट? बिल्कुल। अगर सिंह राशि में मंगल, राहु और गुरु एक साथ मौजूद हों और शनि वहां से गोचर करे तो वो एक साथ अपना प्रभाव नहीं डालेगा। वो एक टाइमलाइन में काम करेगा। मतलब वो पहले मंगल से मिलेगा,
फिर राहु से और अंत में गुरु से। और चूंकि मंगल और राहु शनि के शत्रु हैं, तो उस गोचर के शुरुआती 2/3 हिस्से में व्यक्ति को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अंत का 1/3 हिस्सा जब वो गुरु से मिलेगा तो स्थिति सुधरने लगेगी। हाँ, और ये समझाता है कि क्यों जिंदगी में अचानक एक बहुत बुरे दौर के बाद चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। ये एक बहुत ही क्रमिक और गणितीय प्रक्रिया है, लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे जटिल हिस्सा तब आता है जब हम सूर्य और शनि के टकराव की बात करते हैं। जब गोचर का सूर्य जन्म कुंडली के शनि के ऊपर से गुजरता है तो एक बहुत ही गहरा द्वंद्व पैदा होता है, खासकर तब जब सूर्य अपनी ही राशि सिंह में हो। अगर हम वापस कॉर्पोरेट वाले उदाहरण पर जाएं, तो ये बॉस और कर्मचारी के आमने सामने आने जैसी स्थिति है। सूर्य मैनेजर है और शनि कर्मचारी। जब मैनेजर सीधे कर्मचारी के सिर पर खड़ा होकर उससे जबरदस्त काम निकलवाएगा तो टकराव तो होगा ही। इसका सीधा असर ये होता है कि उस व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारियों या मैनेजमेंट से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नोट्स में इसके और भी कई आयाम हैं, जैसे दवा और बीमारी का संबंध। ये विरोधाभासी लगता है। शनि बीमारी का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य दवा का। तो जब सूर्य का गोचर शनि पर होता है तो ये सिर्फ तनाव नहीं लाता, बल्कि बीमारी पर दवा के असर को भी दर्शाता है। ये वो समय होता है जब पुरानी बीमारियों से राहत मिलती है। इसी तरह प्रकाश और अंधकार का संबंध भी बताया गया है। हाँ, शनि का अंधकार सूर्य की तेज रोशनी के संपर्क में आकर जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। लेकिन यही ऊर्जा जब पारिवारिक स्तर पर आती है तो समीकरण बिगड़ जाते हैं। सूर्य पिता का कारक है और शनि पुत्र का। उन आदेशों का विरोध करता है। इससे परिवार में सहमति की कमी आती है। और मेडिकल नजरिए से देखें तो सूर्य इम्यूनिटी है और शनि बीमारी। जब दोनों मिलते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके अलावा सूर्य संक्रमण है और शनि अपशिष्ट। इस गोचर में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इन सभी भौतिक प्रभावों के अलावा दस्तावेजों में एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। हाँ, स्रोत के अनुसार सूर्य इंसान की आत्मा है और शनि उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियसनेस। जब आत्मा का मिलन अवचेतन से होता है तो ये टकराव इंसान के भीतर एक गहरी ध्यानावस्था को ट्रिगर करता है, जिसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की स्थिति कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की परेशानियां इंसान को बाहरी दुनिया से काटकर अपने ही भीतर झांकने के लिए मजबूर कर रही हों। और ये सारी उथल-पुथल सिर्फ उस एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। नहीं, स्रोत का अंतिम नियम ये स्पष्ट करता है कि अकेले ग्रह का गोचर व्यक्ति को प्रभावित करता है, लेकिन संयुक्त ग्रहों का गोचर पूरे परिवार के जीवन को हिलाकर रख देता है। प्रभाव का ये दायरा सच में बहुत बड़ा है। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है? इन दस्तावेजों से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये प्रणाली कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। ये पूरी तरह से कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित एक विज्ञान है। जब तक ग्रहों के कारकत्वों को गहराई से समझकर आपस में जोड़ा नहीं जाता, तब तक सही आकलन नहीं किया जा सकता। और यही इस जानकारी की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है श्रोताओं के लिए। चाहे बात बिजनेस में आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच के गैप को समझने की हो या फिर ऑफिस और परिवार में अचानक होने वाले टकराव की। इस कॉर्पोरेट और पारिवारिक ढांचे को समझ लेने से मानव व्यवहार और घटनाक्रमों के पीछे के पैटर्न को देखने की एक साफ दृष्टि मिलती है। हम केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उनके मूल कारणों को समझ सकते हैं। बिल्कुल, और उसके अनुसार अपनी रणनीतियां बना सकते हैं। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन सभी दस्तावेजों की गहराई को एक नई दिशा दे सकता है। वो क्या? हमने देखा कि एक अनुकूल दशा एक ढाल की तरह काम करती है जो ग्रह युद्ध के घातक प्रभावों से बचाती है। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। तो क्या ये संभव है कि हम इंसान केवल अपनी सचेत जागरूकता और उसी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का उपयोग करके एक मनोवैज्ञानिक ढाल खुद ही विकसित कर लें? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इस जागरूकता से उस ग्रह युद्ध का नतीजा लड़ाई शुरू होने से पहले ही बदला जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो जीवन और उसके नियंत्रण को लेकर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।